बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियत तरमीमी बिल यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल को आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और इसे अगले हफ्ते ऐवान में यानी सदन में पेश किया जा सकता है। इस बिल में पड़ोसी मुल्कों से पनाह के लिए आने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई तबके के लोगों को हिंदुस्तानी शहरियत देने की तजवीज़ है। बिल की मुखालफत कर रही सियासी पार्टियों ने इसे आईन की रूह के खिलाफ बताते हुए कहा है कि शहरियों के बीच उनके अकीदे की बुनियाद पर तफरीक नहीं की जानी चाहिए। एक तरफ अपोजिशन इस मुद्दे पर सख्त एतराज जाहिर कर रहा है तो दूसरी तरफ सरकार ने भी इस बिल पर आगे बढ़ने की मंशा जाहिर कर दी है। मंगल को बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की बैठक में भी राजनाथ सिंह ने कहा था कि बिल सरकार की अव्वलीन तरजीह है यानी प्राथमिकता है, लेकिन दीगर सियासी जमातों और इस बिल के मुखालफिन की दलील यह है कि ये आईन के आर्टिकल 14 यानी कि बराबरी का हक, समानता का अधिकार, इसकी खुली खिलाफ वर्जी है। तो सवाल यह भी है कि क्या आप आर्टिकल 14 को भी, आर्टिकल 14 को भी चेंज करेंगे? वहीं बीजेपी कहती है कि पनाह गुज़ीन रहेंगे, दरअंदाज जाएंगे, यानी शरणार्थी रहेंगे, घुसपैठिए जाएंगे। सिटीजन अमेंडमेंट बिल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम पनाहगुज़ीनों को शहरियत की तजवीज़ है, लेकिन इसे नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप यानी कि एनआरसी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या सीएबी यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल और एनआरसी आगे जाकर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे? इल्जाम है कि एनआरसी में असम में काफी तादाद में हिंदू बाहर रह गए। अब ऐसे ही मुसलमानों को छोड़कर बाकी सारे मज़ाहिब के लोगों को मुल्क में मुस्तकिल शहरियत दी जा रही है। तो जो असम में गलती हुई है या जो लापरवाही हुई है उसको सिटीजन अमेंडमेंट बिल से पूरा किया जाएगा, यह अपोजिशन का इल्जाम है। ये बहुत सारी बातें जिनको लेकर आज मैं अपने पैनल से बातचीत करूंगा, चर्चा करूंगा, आपके भी कंफ्यूजन दूर होंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूं इसको लेकर के क्या राय, क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है। तो मेरे 5 सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा चलेगी। मैं वो 5 सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारा आज का पहला सवाल है, क्या कहता है सिटीजन अमेंडमेंट बिल? इसको लेकर के हम बात करेंगे। दूसरा सवाल है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मुखालफत क्यों? मेरे साथ दोनों ही विचारधाराओं के लोग हैं, हम बात करेंगे। अपोजिशन के भी लोग हैं और इस वक्त इख्तिदार में जो हैं उनके भी लोग हैं। तो तीसरा सवाल, क्या अपोजिशन जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है इसको एनआरसी से जोड़ा जा रहा है, आगे चल कर के उससे जुड़ेगा, ये सारी कवायद उसी के लिए है। चौथा सवाल, क्या शहरियत का भी मजहब होता है? ये भी गौर करने वाली बात है, चर्चा का विषय है। और पांचवा सवाल, क्या पनाह गुज़ीनों को मिलेगा शहरियत का हक? ये बड़ा सवाल है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है, उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूँगा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है सैयद यासिर जिलानी साहब। यासिर जिलानी साहब भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान हैं। केंद्र सरकार में मरकजी हुकूमत में एचआरडी मिनिस्ट्री में आप उच्च शिक्षा समिति के सदस्य भी हैं। यासिर जिलानी साहब, खैर मकदम है आपका। और मेरे साथ इस वक्त संजीव कौशिक साहब हैं, सियासी तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी खैर मकदम है। आप इनको अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर देखते हैं। परविंदर सिंह सेठी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं सिख सोशल जस्टिस के, क्योंकि ये जो बिल आने जा रहा है इसमें सिखों को भी शामिल किया गया है, सिर्फ मुसलमानों को छोड़ करके। डॉक्टर एस.के. दत्ता साहब भी मेरे साथ होंगे, शुभ्र कमल दत्ता, जो कि सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर हमारे साथ होंगे, संघ की विचारधारा से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी बात करेंगे। चलिए जिलानी साहब, आपके पास आते हैं। सत्ता में आप लोग हैं, आप कह रहे हैं घुसपैठिए बाहर जाएंगे, शरणार्थी यानी पनाह गुज़ीन हिंदुस्तान में रहेंगे। ऐसा है यासिर जिलानी साहब कि एनआरसी का जो हश्र हुआ असम में, हमने देखा जो 19 लाख लोग हैं उनमें हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, मुसलमानों की कम है। तो इल्जाम ये लग रहा है अपोजिशन की तरफ से कि आप लोग इस शरारत में हैं, इस कोशिश में हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल ला करके ऐसा करते हैं कि वो सारे जो दूसरे मजहब के हैं मुसलमानों को छोड़ करके वो अंदर कर लेते हैं, बाद में मुसलमानों को घुसपैठिया बना करके या दिखा करके बाहर कर देंगे। ये आप लोगों की मंशा है। देखिए, आपने जो सवाल किया है मुझे बहुत हैरान कर रहा है। मैंने नहीं किया, ये अपोजिशन का सवाल है। नहीं, मतलब आपके माध्यम से मेरे पास सवाल आ रहा है और मुझे बहुत हैरान कर रहा है
कि आप तो बहुत शानदार रिसर्च के साथ अपनी बातों को लाते हैं, बहुत रिसर्च के साथ जी सलाम शानदार तरीके से सवाल उठाता है और मुझे मालूम है तीखा भी होता है और हम लोग इसीलिए आते हैं कि आपके सवालों का जवाब दें। लेकिन एक बात बताइए कि आर्टिकल 14 की अभी आपने चर्चा करी है, जो आपको सारे राइट देता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया और जिस संविधान में सारे आर्टिकल्स दिए, आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 21 हो, ये सब के सब जो आर्टिकल है उसी राइट के अकॉर्डिंग सब लोग जो भी कहना चाह रहे हैं कह रहे हैं। जो विपक्ष के लोग भी हैं वो भी जो चाहते हैं वो कह देते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि आप अगर निचले तबके में जाइए, मैं अभी 3 दिन से उसी नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग इलाकों में और खास करके गुवाहाटी जहां से ये दोनों चीजें जोड़ी जा रही हैं, सिटीजन चार्टेड नागरिकता संशोधन बिल और उसको कुछ लोग एनआरसी से भी जोड़ रहे हैं। जोड़ेंगे। इल्जाम ये लग रहा है ना कि आपकी कोशिश वही है कि बाद में जब पूरे देश में एनआरसी होगा उसमें भी कई लोग होंगे जो कि मुसलमानों को छोड़कर दिगर मजहब के होंगे, उनको इसके आधार पे आप अंदर कर लेंगे। ये इल्जाम लग रहा है ना, इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, ये इल्जाम कौन लोग लगा रहे हैं, वो कौन है आप बताइए। अभी मैं अरे वो कोई भी हो यासिर जिलानी साहब, ये बताइए किसी सेक्युलर कंट्री में बिल कम्युनल कैसे एक बड़े तबके को क्यों छोड़ा गया, ये बताइए आप। अच्छा एक बात बताइए कि विदेश नीति के ऊपर चर्चा सरकार करेगी, सरकार के जो लोग हैं जिनके पास जो ये महकमा है उसके अफसरान करेंगे, मंत्री करेंगे, या वो लोग करेंगे जो तख्ती हाथ में लेके जिनका काम है कि किसी भी ऐसे काम को बिगाड़ने के लिए आंदोलन और उग्र आंदोलन का रूप देके हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए जो हमेशा से राजनीति कर रहे हैं। और वही लोग सामने अभी क्यों आ रहे हैं जो इस वक्त राजनीति दृष्टिकोण से हाशिए पे हैं। मैंने आप बताइए सेक्युलर कंट्री में कम्युनल बिल क्यों, इसमें एक तबके को क्यों छोड़ा, उनको भी आप शामिल कर सकते थे। इसको इस रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए घुसपैठिए तो कोई भी हो सकते हैं, किसी भी मजहब मिल्लत को मानने वाले हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इल्जाम आप दूसरों पर लगाते हैं कि आप घुसपैठियों को वोट बैंक बनाते हैं, इसी तरह आप लोग भी तो उन घुसपैठियों को लीगल कर कर अपना वोट बैंक बना रहे हैं, ये इल्जाम लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप ही के सवाल से जवाब पूछ लेता हूं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात को आप समझते हैं? वहां के जो माइनॉरिटीज के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता, जिस तरीके से उनके साथ उन देश के मेजॉरिटी का बिहेवियर, वहां के फौज का बिहेवियर, वहां पे जो उनके साथ हो रहा है, पूरे दुनिया में इसको लोग देख रहे हैं। और अगर वो वहां से अपने आप को एक ऐसे कंट्री में आते हैं, म्यांमार में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, रोहिंग्या कहां आ रहे हैं? तो रोहिंग्या क्या आप ये बताइए कि जो हमारे भूमिपुत्र हैं बंगाल से लेके असम तक, जिनकी सीमित संसाधनों पे जिनका हक है, सीमित संसाधन वो हैं जहां पे वो कार्य करते हैं, जहां वो खेती करते हैं, जहां पे वो छोटा मोटा अपना रोजगार करते हैं। सुन लीजिए सवाल, देखिए सवाल अगर सिखों ईसाइयों पर भी लागू होगी ना कि वो भी, इमरान साहब, जो हिंदुस्तान के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई हैं, उनके सीमित संसाधनों पर वो भी तो डाका डालेंगे जिन्हें आप लीगल करने वाले। नहीं, सुनिए तो सही, आप बताइए, आप आसाम के उन छड़ के जो इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, बारपेटा, ढुबरी, कोकराझार, जहां से मैं होके आ रहा हूं, जहां घुसपैठियों की तादाद बहुत ज्यादा है, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। हमारे वजीर दाखिला अमित शाह साहब ने क्लियर कह दिया है कि जो भूमिपुत्रों की जमीन पे, जो भूमिपुत्रों के कार्य क्षेत्र पे, जो भूमिपुत्रों के कार्य करने के इलाकों पे आक्रमण करके कब्जा करने की कोशिश घुसपैठिए करेंगे। और घुसपैठियों की तादाद, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो मुसलमान आ रहे हैं, और उन घुसपैठियों को भारत की भूमि में 1 इंच भी जगह नहीं दी जाएगी। तो फिर असम में 19 लाख लोगों में ज्यादा हिंदू क्यों हैं? वो सारे बांग्लादेश से तो आए थे 71 की जंग के बाद, उसी दौरान वो सारे हिंदू थे, फिर मुसलमान कैसे हुए? उनमें तो मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। जिलानी साहब सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, आपकी सरकार की मंशा क्या है, इमरान साहब जवाब तो सुन लीजिए। भाई हमें जब लगा, वहां के लोगों ने उसमें जो त्रुटि हुई थी, जो एनआरसी का मामला पूरा का पूरा आपके सामने आया, उसके बाद लगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के अंदर ये सारा का सारा कार्य हुआ था, लेकिन उसके बाद लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कोई एक प्रॉब्लम है, तो उसके बदलाव का स्वरूप सामने लेके सरकार आई कि नहीं आई। हम भारत में ये चाहते हैं कि भारत के तमाम जो बॉर्डर के इलाके हैं उस पे हमारे जो भूमिपुत्र हैं, जो भारतीय हैं, उनका हक हो
है कि नहीं है, ये बताइए। आप तो बड़े सहाफी हैं, आप बताइए कि क्या जो भाई तो सब वाकई है, इसमें किसी को कोई शक नहीं। तो और मेरा सवाल एक बात बताइए, जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल से जिनको आप लीगल करेंगे, अच्छा एक बात बताइए, वो भी तो अपने आप में इस देश की संपत्ति पर, इस देश के जो मूल निवासी हैं उनकी संपत्ति पर, उनके हक पर ही डाका डालेंगे ना। सवाल तो ये है ना। बताइए कि आजादी के पहले और आजादी के बाद की थोड़ी सी जो सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करिए कि जो लोग वहां रह गए और माइनॉरिटी हो गए और उनके साथ कैसा बिहेवियर रहा है। हम लोगों ने इस पे बहुत डिबेट करी है। अगर वो लोग हमारे पास बड़े माफी के साथ मैं रुक रहा हूं, हमारे पास चिदंबरम साहब की रिहाई हो गई है। मैं जरा लाइव तस्वीरें दिखा दूं। तिहाड़ जेल से उनको बाहर किया गया है, बाहर निकले वो इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पी चिदंबरम साबिक वजीर खजाना और साबिक वजीर दाखिला पी चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया केस में जो उनको जमानत मिली है, उनके इस्तकबाल के लिए जेल से बाहर कांग्रेस के कारकुनान जमा है और नारेबाजी कर रहे हैं। तो तिहाड़ जेल से साबिक वजीर खजाना पी चिदंबरम बाहर आए। आपको बता दें, आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। तिहाड़ जेल के बाहर इस वक्त बड़ी तादाद में कांग्रेस के कारकुनान और उनके हिमायती जमा हैं, जो कि उनके फेवर में, उनके हक में नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त बराह रास्त नश्र की जा रही है, लाइव आप देख रहे हैं दिल्ली के तिहाड़ जेल से, जहां पर पी चिदंबरम को जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आए हैं और उनका खैर मकदम किया जा रहा है उनके हिमायतियों के जरिए। 106 दिन के बाद पी चिदंबरम बाहर आए हैं जेल से, तो उनके इस्तकबाल के लिए इस वक्त कांग्रेस कारकुनान की भीड़ जमा है तिहाड़ जेल के बाहर और बड़ी तादाद में इस वक्त उनके हिमायती और कांग्रेस कारकुनान मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पी चिदंबरम का स्वागत किया जा रहा है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। कांग्रेस कार्यकर्ता कारकुनान काफी जोश में नजर आ रहे हैं और काफी तादाद में इस वक्त तिहाड़ जेल के बाहर जमा है। सीधी तस्वीर तो हम तुम्हारे साथ हैं कि नारेबाजी इस वक्त पी चिदंबरम के साथ बड़ी तादाद में लोग तिहाड़ जेल से साबिक वजीर खजाना पी चिदंबरम हुए रिहा। उनका खैर मकदम करने के लिए बड़ी तादाद में कांग्रेस के कारकुनान तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठा। आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत साबिक वजीर खजाना को। मेरे साथ संजीव कौशिक साहब भी इस वक्त हैं। यासिर जिलानी साहब, एक मिनट में आ रहा हूं, आप ही की बातों से आ रहा हूं। यासिर जिलानी साहब को अभी आपने सुना, संजीव कौशिक साहब, इनकी बातों को आप कैसे देखते हैं? क्यों आप लोग यानी अपोजिशन लगातार इस बिल की मुखालफत कर रहा है? क्या खदशा है आपको, क्या दिक्कत है आपको? अभी कुछ देर पहले आप ही ने बाइट चलाया है, इन्हीं के एक सांसद महोदय ने क्या कहा कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह की बातें हो रही है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान में रहेगा कौन? हमारे बाप दादा पुरखे जो इतने दिनों से हिंदुस्तान में रहते चले आए, अब हम लाइन में लग जाएं अपना फाइल लेके कि नहीं हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं? ये चाहते हैं आप? यही चाहते हैं? हमने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए और आप हमारे ही नागरिकता के ऊपर प्रश्न खड़ा करने लगे। जिस तरह की हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने अभी भी लगातार, मैं इससे पहले भी इस पर चर्चा कर चुका हूं, यदि आपकी नीयत सही है तो आप स्पष्ट रूप से बोलते कि बाहर से जो भी ऐसे लोग हैं जो वापस आ रहे हैं शरणार्थी के रूप में, आप उनकी तय सीमा जो पहले थी उसको कम करके भारतीय नागरिकता प्रदान करेंगे। लेकिन सवाल आपसे ये भी पूछे जाएंगे, हम हमारे पूछने से पहले आपने पूछा है कि म्यांमार के लोग यदि वापस आते नहीं, हैं लेकिन तो ये भी एक सच्चाई ना, ये भी तो देखिए, ये भी देखिए संजीव कौशिक जी, आप ये क्यों नहीं देखते हैं? वो ये तर्क भी देते हैं। मैं आपसे भी वो सवाल रखना चाहता हूं। पाकिस्तान में आजादी के वक्त, जो आज का पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान, उसमें 15% हिंदू थे और ईस्ट पाकिस्तान में 32% हिंदू थे। आज आप जानते हैं उनकी तादाद क्या हो गई? मैं हिंदुओं के अलावा दूसरी माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूं। आपने देखा उसमें हिंदुओं का जिक्र नहीं है, उसमें दूसरे अल्पसंख्यकों का भी जिक्र है। ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। तो भी आपको क्या तकलीफ है? ये तो सही बात है कि एक सोची समझी साजिश के तहत इन मुल्कों में माइनॉरिटी को बर्बाद किया गया, खत्म करने की साजिश हुई है, जिसका शिकार वो लोग हैं। आपको इसकी चिंता है? अपने मुल्क करना नहीं चाहिए।
आपको लगता है करना नहीं चाहिए? वही पूछ इंसानियत रहा हूं के ना, नाते। आपको अपने मुल्क से हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं पड़ोसी आएंगे के तो मुल्क कहां की चिंता जाएंगे? है? इस पूरे रीजन में यही तो एक आपको मुल्क है यहाँ से जो ज्यादा पड़ोसी सेकुलर की है। चिंता है? नहीं, इस पूरे रीजन में इंसानियत की चिंता है ना। 150 रुपए किलो इंसानियत प्याज की नजर बिक से रहा ना है, उसकी देखें चिंता नहीं है आपको। इसको इंसानियत की नजर से ना देखें। हमारे यहाँ 150 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, इसकी चिंता नहीं, और पाकिस्तान में 80 रुपए टमाटर बिक रहा है, इसकी चिंता है आपको? नहीं, इंसानियत की नजर से नहीं देखना चाहिए। हमारे इस यहाँ जो पूरे लोग हैं उसकी इस चिंता पूरे नहीं है खत्ते आपको। में कौन सा मुल्क जो है लोग सेकुलर? वापस आए हैं सिर्फ उसमें हमारे से- सिवा कौन चिंता कर रहा है? चुनिंदा कौन अरे साहब, चिंता आप- कर रहा है? कौन चिंता मैं कर रहा है आपकी कि बात वहाँ कर रहा हूं ना। 300 आप रुपए ही- टमाटर बिक रहा है? क्या बात आप कर ही रहे की हैं? बात कर रहा हूं ना। नहीं, कौन कहा, किसने आप कहा कहना देख लिया क्या आपने? चाहते हैं ये कहाँ देख लिया आपने? किसने आप चिंता कर रहा है? बताइए, देखिए, आप मुझे ये देखिए, बताइए कि हवा इस में बिल कोई के तीर मत सहारे, छोड़ा करिए। इस बिल के हवा सहारे में आप तीर मत कहना- छोड़ा करिए। आप इस बिल के सहारे कहना क्या चाहते हैं? हम इस बिल के लिए कहना ये चाहते हैं, अफरा तफरी का माहौल बनाना नहीं, चाहते कोई हैं? अफरा तफरी का माहौल आप लोग बनाने की अल्पसंख्यकों को कोशिश कर डराना रहे हैं। चाहते हैं? कहाँ अल्पसंख्यक डरा हुआ है? एक भी आप बता पूरे दीजिए पूर्वोत्तर में भारत आपने इमरान अफरा साहब, तफरी का माहौल किसी पैदा भी कर दिया है। अल्पसंख्यक ने आपसे वहाँ आके कहा हो, स्कूलों के बच्चे आप तो बड़े आंदोलन पे चैनल उतर हैं, रहे आप हैं। बड़ी बातें रखते हैं, जो आपसे आके कहा कमाल हो की बात कर कि रहे हैं। अल्पसंख्यक अरे साहब, डरा। आपका डर विरोध गए किया ये जा रहा है, लोग। आप बात को समझ देखिए, नहीं ये रहे हैं। मुद्दा विहीन हो चुके हैं विपक्ष किसके के लिए? लोग, और ये डर गए। किसके लिए? इनको लगता है कि हमेशा कौन से- डर गया, क्यों डर गया? आप इसलिए डर गए कि हमेशा से आपने अल्पसंख्यकों दरअसल में को आपकी रणनीति वोट है। बैंक हमने की तो ये संजीव रणनीति- कौशिक जी, संजीव कौशिक वोट बैंक जी, की जिलानी साहब, रणनीति एक मिनट। जनता ने जिलानी ये साहब, सोचा- जिलानी साहब, जिलानी देश की जनता ने एक ये मिनट, सोचा था, एक मिनट, संजीव कौशिक देश की जी। जनता ने ये सोचा था नहीं, कि नहीं। मंदिर मस्जिद का नहीं, लफड़ा नहीं, खत्म हो गया। नहीं, संजीव कौशिक जी, अब मैं आप ही की हिंदू बात से मुसलमान की आपसे बात नहीं सवाल होगी। आपसे सवाल ये लोग करना इतने चतुर सुझाव लोग हैं कि कौशिक तरह जी, तरह से सुनिए ना, पॉइंट पिछली बार निकालते हैं। एनआरसी की आ रहा हूँ, कवायद ये शुरू जिंदा हुई थी। रखेंगे। जय साहब, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। नहीं, अरे, जिलानी साहब, आप ही का किए सवाल हुए रख रहा हूँ, इनका सुन मसला ही लीजिए। नहीं, सब नहीं, नहीं होने वाला संजीव है। कौशिक जी, सुनिए ना, बात मेरा सुनिए। सवाल जोड़ दीजिएगा हाँ, जोड़ दे एक रहा हूं साथ मैं। में। हाँ। एक पिछली बार जब इलेक्शन मोदी 2 आने से पहले जब ये कवायद शुरू हो गई थी, तो पूर्वोत्तर राज्य के जो राज्य हैं उसमें इन्हीं जैसे जो महानुभाव आके बैठते हैं, वो कहते हैं इस बार तो सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी, उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं होगा। सत्ता के लिए ये कर रहे हैं आप? सत्ता की राजनीति के लिए ये कर रहे हैं आप? हम यही वोट कहना चाह रहे हैं आप? चुनी हुई सरकार आप यही सत्ता की कहना चाह रहे हैं राजनीति करती ना? है। सत्ता के लिए हिंदू चुनी मुसलमान हुई करना चाह रहे हैं सरकार ना? सत्ता की राजनीति करती है, कमाल की चुनी बात हुई कर रहे हैं सरकार आप। की लोगों को लोग उनकी बात को प्रॉब्लम सुनते हैं। यही है इमरान भाई, हम यही कहना चाह रहे हैं। 18 सीटें ये जो पूर्वोत्तर चार राज्यों है, से भारतीय जनता मनसा पार्टी समझिए आप। एक जीत एक गया। बात मुझे आप बताइए। ये क्या शो समझिए। करता है? ठीक है, ये ठीक शो है। करता है कि जिलानी लोगों साहब, के अंदर हिंदू मुसलमान की है, इनकी राजनीति नहीं एक- चलने वाली है। जिलानी एक साहब, उम्मीद सुनिए। है, एक यकीन है, ठीक है, ठीक एक है। ऐसी मैं आ सरकार रहा को हूँ ना सर, लेकर आपके पास यकीन आ रहा हूँ। मुझे है, जो सरदार जी के पास भी उनके जान दीजिए, हक के परविंदर लिए सिंह जी काम मेरे कर साथ रही हैं। है। सुनिए ना, मैं आपसे बस इतना चाह रहा हूँ संजीव कौशिक जी, आपने अभी कहा कि मुसलमान या अल्पसंख्यक, ठीक है, डरे हुए हैं, आप कह रहे हैं ना, इस देश में डरे हुए हैं। बिल्कुल। अब जब डरे हुए हैं, असुरक्षित है ये देश अल्पसंख्यकों के लिए, यहाँ पे लोग डरते हैं, तो फिर क्यों आते हैं यहाँ पर घुसपैठिए बन करके? ये भी तो बड़ा सवाल है। और आप लोग क्यों उनकी हिमायत करते हैं? कमाल की एक बात मुल्क कर रहे हैं। फांद के आ रहे हैं, रोहिंग्या, बर्मा, बांग्लादेश होते हुए हिंदुस्तान आ रहे हैं, एक मुल्क फांद के आ रहे हैं। अगर ये मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए असुरक्षित है तो आते क्यों हैं? और क्यों आप इनकी हिमायत करते हैं? फिर तो सरकार ठीक कर रही है। अच्छा, एक बात हमें बताएंगे। नहीं, आप अपनी बात पे कायम रहिए और उसका जवाब दीजिए। उसका भी जवाब देंगे। हमारे बड़े भाई यहाँ पे बैठे हैं, जिलानी साहब, हमें ये बताएं कि आखिर ये कौन सा तय मानक है कि ये तय करेंगे कि ये पीड़ित है, वहां से भगा के वापस आए हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा जाति हुई है, धार्मिक आधार पे यहाँ आएंगे, ये कौन सा विश्लेषण करने का तरीका क्या है? अब देखिए, किस आधार पे? आप इसका मतलब कि अवेयर नहीं होते हैं। आप जो राष्ट्रीय समझाइए। स्तर पे तो आपको आप आते हैं, आप बैठते समझाइए हैं, तो सही। इंटरनेशनल आप समझाइए तो सही, मैं सवाल कर रहा हूं ना, आप समझाइए, आप छोड़ दीजिए, हमारी समझ नहीं है। सुनिएगा तब तो अरे समझाएंगे। मेरे जैसे अरे बहुत सारे सुनिए देश तो में सही। लोग हैं जिनकी समझ नहीं है, अरे आप समझाइए। कौशिक जी, सुनिए तो सही, आपकी ही लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। आप अंतर्राष्ट्रीय जो समाचार है उसको जरा देखा कीजिए, क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, क्या हो रहा है फाटा में, क्या हो रहा है कभी हिंदुस्तान की भी क्या हो समाचार रहा आप है देख लिया कराची कीजिए, में, हिंदुस्तान की वहाँ के जो खबर ले लिया अल्पसंख्यक लोग कीजिए हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके साथ क्या हालात है पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं। क्या कहाँ आबादी थी, आज कहाँ आबादी अरे है? अल्पसंख्यक केवल हिंदू होता है, केवल सिख होता है, हाँ, तो केवल ईसाई होता है, जो देश केवल जो बौद्ध देश होता है, मजहब के आधार मुस्लिम पर नहीं बना होता। हुआ है, नहीं सर, वहाँ मुस्लिम पर- नहीं होता। संजीव जी, नहीं है। संजीव जी, या तो आप पड़ोसी जिलानी बांग्लादेश साहब, के- जिलानी साहब, या तो पड़ोसी आप मुल्क में बांग्लादेश- अल्पसंख्यक मुस्लिम नहीं है। जिलानी साहब, जिलानी साहब, के कानून को आपके- पढ़ लीजिए। आपके बाजू में- आर्टिकल 2 बांग्लादेश का अगर आप देखेंगे, आपका सारा जो ये संशय, एक आपकी जो शंका और आप जो कुतर्क देते हैं, आप तर्क देने लगेंगे। आप जरा सा इंटरनेशनल स्तर पे भी जाके मैं सरदार जी थोड़ी आपके बातें पास आना समझने चाहूंगा। की परविंदर सिंह जी, कोशिश सर, कीजिए। सर, सर, भारत के परविंदर हक की सिंह जब जी, बात हो, परविंदर तो मुझे सिंह जी, लगता है कि विरोध ना करके सरकार सिर्फ समर्थन ये करना आ रहा हूं चाहिए। सर, सरकार सिर्फ ये सोचकर चल रही है, या इसको ऐसे आप भी समझते हैं क्या कि आपके बाजू में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, आपके बाजू में बहुसंख्यक मुस्लिम देश बांग्लादेश है, या अफगानिस्तान है और म्यांमार है? शायद इसलिए जो भी पीड़ित प्रताड़ित होकर आएंगे वो गैर मुस्लिम ही होंगे।
क्या यही मानकर चला जा रहा है, या ये सरकार की यही सोच सही? क्योंकि अहमदिया भी प्रताड़ित होते हैं पाकिस्तान में, वो कहां जाएंगे? या और भी लोग प्रताड़ित होते हैं, रोहिंग्या जो प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बर्मा में, म्यांमार में, उनको कैसे देखें? आप इसको कैसे ले रहे हैं? हालांकि सिख माइनॉरिटी इसमें सिटीजन अमेंडमेंट में शामिल है, आप सिखों के लिए काम भी कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि हमें इस बिल को समझना पड़ेगा। ये जो 3 देशों और 6 धर्मों के लिए लाया गया है, ये स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए लाया गया है। जो देश जहाँ पे जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे ये माइनॉरिटीज़ हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी एक तो डिपोर्ट की जो पॉलिसी लाए हैं उसकी ये कंटिन्यूशन है, और ये बिल जो संशोधन बिल है 1955 में भी लाया गया था, 1916 में दोबारा पेश किया गया और लोकसभा में ये पास हुआ है। और उसमें पहले 12 साल इसमें उन्होंने एक हमें रिलैक्सेशन दी है। जो व्यक्ति यहाँ 12 साल से रह रहा है और अब उसकी रिलैक्सेशन 6 साल हो गई है और 1 साल से वो कॉन्टिन्यूसली इंडिया में रह रहा है, उसको निकाला नहीं जाएगा। उसको एक राइट होगा कि वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सके। जब वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए उसकी एक इंक्वायरी होगी, उसके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। वो सारी चीजें देखने के बाद भारत सरकार उसको एक भारतीय नागरिकता देगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो आप ये देखिए, पाकिस्तान के अंदर जब देश आजाद हुआ, आपने भी खुद कहा कि वहां पे माइनॉरिटीज की संख्या कितनी थी, वो या तो कन्वर्ट कर दिए गए या मार दिए गए। और अभी भी आप देखिए धर्म परिवर्तन की कितनी सारी चीजें आ रही हैं, और हम उनके लोगों को यहाँ पे नहीं बुला रहे। जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं और 6 साल से रह रहे हैं और 1 साल से कंटिन्यू रह रहे हैं, उनको एक शरणार्थी देखिए। 2003 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं इनके लिए कानून लिबरल होना चाहिए और इनके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। ये सभी पार्टियों का, इसको आप गहराई से देखेंगे, जो शरणार्थियों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए बिल लाया गया है, और वो उन लोगों के लिए जो वहां पे प्रताड़ित हैं, जो वहां पे माइनॉरिटीज हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये कानून लाया गया। और इस कानून का स्वागत करना चाहिए। इसको हर चीज को क्रिटिसाइज करना जरूरी नहीं है। अब देखिए, अभी ये लोकसभा में पारित हुआ है, राज्यसभा में जाएगा। अगर आप उसमें मुसलमानों को ऐड करना चाहते हैं, देखिए उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप मुसलमानों को ऐड करना चाहते हैं, आप वहां पे अपना सुझाव दे सकते हैं, उसका एक वैलिड रीजन दे सकते हैं, और उसकी सुनवाई होगी और उसके ऊपर चर्चा होगी। बड़े ईमानदारी से आप बोल गए। बिल्कुल, देखिए आप टीवी डिबेट में, आप टीवी डिबेट में बोलेंगे तो लोकसभा में तो नहीं पारित। चलिए जिलानी साहब से जवाब लेंगे। सर, एक छोटा सा वक्फा मुझे लेना पड़ेगा, फिर मैं लौट रहा हूं। जो बात परविंदर सिंह जी ने रखी है, मुसलमानों को भी जोड़ने को लेकर आवाज उठानी चाहिए या जोड़ने के विकल्प दिए जाने चाहिए, तो इसको लेकर बात करेंगे कि आखिर क्यों नहीं। हालांकि जिलानी साहब पहले कह चुके हैं कि जो आसपास देश हैं वो मुस्लिम बहुल हैं और वहां पर सारे अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं उनसे, इसलिए उनको कौन शरण देगा हमारे अलावा। ये एक बड़ा सवाल, इस पर और बात करने की जरूरत है।